हम्म। कल अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर हम लोगों ने एक बात शुरू की थी। आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा, कुछ लोग जानते भी होंगे। हमने कल बताया था कि संबंध जो होता है, संबंध किसके साथ किसका कैसा है उस पे ही बातें निर्भर करती है। इस पूरी दुनिया में अगर आपको संबंध समझना है तो सबसे पहले व्यक्ति का संबंध समझना पड़ेगा कि एक व्यक्ति का एक व्यक्ति के साथ कैसा संबंध है। अगर व्यक्ति का संबंध समझ में आ जाएगा तो आप राष्ट्रों के संबंध को भी समझ पाएंगे कि राष्ट्र के संबंध कैसे होते हैं। मतलब महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति के संबंध को देखने के लिए आप देखेंगे एक व्यक्ति अपने हितों को लेकर आगे बढ़ता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, इसके लिए वो प्रतिस्पर्धा करता है, संघर्ष करता है समाज में, और संघर्ष करके अपना मुकाम बनाता है। उसके पीछे उसकी यही इच्छा होती है कि उसे इज्जत मिले, उसे प्रतिष्ठा मिले और वो जो चाहता है वो कर सके। अगर हम बात इसी तरह से किसी देश के लिए करें तो कोई देश यही चाहता है कि उसकी स्थिति बनी रहे, उसकी सुरक्षा बनी रहे और वो एक बेहतर स्थिति पर अपने आप को स्थापित कर पाए। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है ये पेपर 2 का आपका हिस्सा है, मेंस का। लेकिन मेंस के अलावा यहाँ से प्री में भी प्रश्न आते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सीमाओं पर कोई बात हो रही है तो सीमा से जुड़े जो मैपिंग के प्रश्न आते हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के ही प्रश्न होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसलिए भी समझना जरूरी है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है और दुनिया में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है। और अगर हम उस कारण को समझ पा रहे हैं तो हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध की एक मोटी मोटी रूपरेखा समझ में आएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब ये है कि भारत का दुनिया के देशों के साथ किस प्रकार का संबंध है। पहली बात तो ये, वो संबंध भारत का अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारे कौन है? पड़ोसी। तो भारत का अपने पड़ोसियों के साथ कैसा संबंध है? भारत का अपने पड़ोसियों के आगे जो हैं उनको कहते हैं सुदूरवर्ती पड़ोसी, मतलब जो दूर वाले पड़ोसी, उनके साथ कैसा संबंध है? भारत का विश्व की महाशक्तियों के साथ कैसा संबंध है? भारत का अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनके साथ मंचों पर कैसा संबंध है? भारत के डायस्पोरा की विश्व में स्थिति क्या है? ये कुछ टॉपिक हैं जिनसे आप पूरे आईआर को समझ लेंगे। अगर आप आईआर को समझना चाहते हैं तो आप इस बात को समझें। एक चीज आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है उसमें हम क्या समझें। सबसे पहले भारत और भारत के पड़ोसी, पहला ही टॉपिक है आपका पड़ोसी। पड़ोसियों के साथ कैसे संबंध है। इसके बाद कौन है? जो सुदूरवर्ती पड़ोसी, सुदूरवर्ती पड़ोसी। फिर कौन है? महाशक्तियां। फिर क्या है? संगठन। सुदूरवर्ती का मतलब दूर। फिर उसके बाद क्या है? संगठन, कि जो संगठन है दुनिया में उसमें भारत के क्या संबंध है या भारत वहां पर कैसे कुछ बातें रख रहा है। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? इसके अलावा जो संगठन है, मंच है, उसकी संरचना और वहां पर भारत का क्या रोल है। मतलब ये संगठन जो है, ये आप इसको ऐसे कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति, भारत की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति।
इसके अलावा भारत के क्षेत्रीय संबंध क्या है ना, भारत के क्षेत्रीय संबंध क्या है, अलग अलग क्षेत्रीय संबंध। तो क्षेत्रीय संबंध का मतलब क्या हो गया, एक क्षेत्र विशेष, जैसे अफ्रीका के साथ संबंध कैसा है, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका के साथ, फिर दक्षिण अमेरिका के साथ या लैटिन अमेरिका के साथ, है ना, लैटिन अमेरिका के साथ, लैटिन अमेरिका के साथ। आप इस बात को समझो कि भारत के जो पड़ोसी हैं, पड़ोसियों में सबसे पहले जो हमारे पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी कौन कौन से, पाक, जिसका नाम ही पाक है, पाक मतलब पवित्र, लेकिन एकदम जो है गड़बड़ काम करता है। पाक के बाद अफ के बाद म्यांमार, फिर जो बांग्लादेश, चीन अलग है, चीन को महाशक्ति में काउंट करें, चीन को मतलब अपना अपना पड़ोसी मानिए, चीन केवल पड़ोसी नहीं महाशक्ति है। नेपाल, फिर भूटान, यही है ना। हाँ, श्रीलंका भी कर दीजिए, याद आ जाए तो अच्छी बात है, श्रीलंका भी आपका पड़ोसी है। इसके अलावा और कौन है, मालदीव भी है, ठीक है, आदि कर दो भाई, बहुत है। अब पहली चीज तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ही समझने की होती है कि पड़ोस में आग न लगे, प्रश्न यहीं से है। अगर आप प्रश्न उठा के आप देखेंगे ना अपने जो पिछले साल के, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में लगातार बदलाव होता है, लेकिन मूल कभी नहीं बदलता। जैसे इंसान जो है वो वही रहेगा, और इंसान जो है वो वही रहेगा, इसका मतलब क्या है कि इंसान की मूल चीजें एक हैं, और मूल चीज अगर एक है तो उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव होता रहेगा, थोड़ा थोड़ा बदलाव होता रहेगा, और वो बदलाव जो है वो हमारे लिए बेहतर है। तो क्षेत्रीय संबंध अगर यहाँ पे देखें, पड़ोसी, फिर क्या है, सुदूरवर्ती पड़ोसी, मतलब अगर आप देखें तो जो हमारे पड़ोसियों के भी उस पार हैं, जैसे दक्षिण कोरिया, जापान, वियतनाम, कंबोडिया, ये सारे पड़ोसी के भी पड़ोसी। तो यहां पर आप इसको कर दीजिए, जापान, दक्षिण कोरिया, है ना, आदि ऐसे कर। महाशक्ति, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, बहुत है, ठीक। संगठन, तो विश्व बैंक, बहुत सारे संगठन हैं, अगर आप देखें, आईएमएफ, विश्व बैंक, ठीक है, फिर डब्ल्यूएचओ, फिर यूएनओ, बहुत सारे संगठन, यही तो। फिर क्षेत्रीय संबंध, भैया अफ्रीका एक क्षेत्र विशेष, अफ्रीका के साथ संबंध, आईआर के सिलेबस में ही सब कुछ है छिपा हुआ, ये सिलेबस है। क्षेत्रीय संबंध कि अफ्रीका के साथ कैसे संबंध है, लैटिन अमेरिका के साथ कैसे संबंध, अभी आपने उस दिन इसी बात को पढ़ा था कि भारत लैटिन अमेरिका के साथ अपने संबंधों को और बेहतर कर रहा है। ये है, लैटिन अमेरिका में बहुत सारे देश हैं, ब्राजील भी वही है, और हम पूरे लैटिन अमेरिका को फोकस करते हैं, है ना, आपको याद होगा। तो यहां इस तरीके से देख रहे हैं। इसके बाद क्या है, हम देखते हैं कि जो क्षेत्रीय संबंध के बाद फिर क्या है, द्विपक्षीय संबंध। द्विपक्षीय संबंध मतलब दो देशों के बीच संबंध, द्विपक्षीय संबंध। द्विपक्षीय संबंध कैसे होते हैं, संबंध उसी के बनेंगे जहां मन मिलेगा,
जहां मन नहीं मिलेगा वहां संबंध भी नहीं बनेगा। संबंध को रखने के लिए सबसे पहले मन का मिलना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को अगर आप अपने घर से जोड़ के पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है। एक व्यक्ति किसी के साथ नहीं रहना चाहता, एक व्यक्ति किसी के साथ रहना चाहता है, तो संबंध तो सारा उसी पर टिका हुआ है ना। मानो जो चीज अपने लिए चाहता है वही चीज एक देश भी अपने लिए चाहता है। अपनी स्थिति को बनाए रखना, जिसको कहते हैं आप स्टेटस मेंटेन करना। एक राष्ट्र भी अपनी स्थिति को मेंटेन करता है। स्थिति मेंटेन के साथ साथ एक राष्ट्र अपनी सुरक्षा आंतरिक स्तर और बाह्य स्तर पर करता है। ऐसे ही व्यक्ति भी करता है। आप चाहे जितने बड़े व्यक्ति हो जाएं, आपकी सुरक्षा की व्यवस्था अगर ठीक नहीं है तो आप बड़े बने ही नहीं पाएंगे। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यक्ति के विकास से भी जुड़ा हुआ है। जैसे एक व्यक्ति अपने विकास के लिए अलग अलग संभावनाओं को देखता है, वैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक राष्ट्र अपने विकास के लिए अलग अलग मंचों से अपनी संभावनाओं को तलाशता है। आई बात समझ में? तो यहां अंतर्राष्ट्रीय संबंध को इस तरीके से हम पढ़ते हैं। ठीक है। इसके अलावा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी क्या होते हैं? भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कारक, भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कारक, दुनिया की जितनी डिप्लोमेसी है वो इसलिए है कि भारत के हित प्रभावित ना हो। हम लाख किसी से संबंध बना लें, अगर हमारा हित प्रभावित हो गया, हमें कोई नुकसान पहुंचा रहा तो हम उसके साथ नहीं रहेंगे। सीधी बात ये। एक व्यक्ति से जोड़ लीजिए, आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है, आप उसके साथ कैसे रह सकते हैं? इसीलिए भारत का हित सर्वोपरि है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। हम अपने हित का बलिदान किसी कीमत पर नहीं कर सकते, चाहे जितनी आदर्श की बात हो जाएगी। हम रहेंगे तब ना आगे बात होगी। तो यहां पर भारतीय हितों को जो अगर आप देखें तो प्रभावित करने वाले कारक, एक एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, एक एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो निगेटिव होते हैं। कुछ ऐसे एग्रीमेंट होंगे जहां भारत के हितों के नुकसान पहुंच सकता है, तो हम वहां पर अपने आप को कैसे काउंटर बैलेंस करेंगे, ये बात। इसके अलावा भारत के हितों को पूरे विश्व परिदृश्य में स्थापित करना, मतलब हमारा हित दुनिया का हित, हमारा लाभ आपका लाभ, भारत के हितों को पूरे विश्व परिदृश्य में स्थापित करना, भारत के हितों को पूरे विश्व परिदृश्य में स्थापित करना। जैसे उदाहरण बताएं कोई, यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर एक विस्तार कर लेना कि जापान बोलने लगे, अमेरिका बोलने लगे, ऑस्ट्रेलिया बोलने लगे, चीन मना कर रहा है, मतलब हम अपने सहयोगी खड़ा कर ले जाए। हित वो भारत का है, लेकिन भारत विश्व को ये विश्वास दिला पाए कि भाई हम हैं कुछ, भारत को विश्व की महाशक्ति के रूप में कैसे स्थापित किया जाए। इसके अलावा विकसित और विकासशील देशों के बीच में जो संघर्ष है या उनकी नीतियों में जो हमें अंतर दिखाई देता, उस पर क्या स्टैंड है भारत का? विकसित और विकासशील देशों, विकसित और विकासशील, विकसित और विकासशील देशों के हितों पर पक्ष। इसके उदाहरण में अगर आप देखेंगे तो विकासशील जो देश है उनका नेता है भारत, और विकसित देशों के साथ हमेशा विकासशील देशों का संघर्ष चलता रहता है। तो यहां पर भारत क्या करेगा, स्टैंड क्या लेगा?
क्योंकि पूरी दुनिया की निगाह हमारे ऊपर टिकी। अगर हम नेता बनने की बात कर रहे हैं तो हमें उन अफ्रीकी देशों के बारे में बात करना पड़ेगा, हमें उन जो दक्षिण अमेरिकी देशों के बारे में बात करना पड़ेगा, हमें अपने पड़ोसियों के बारे में बात करना पड़ेगा जो अभी विकास की प्रक्रिया में पीछे छूटे हुए, तब व्यक्ति नेता बन सकता है। तो यहां भारत का पक्ष क्या है? ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर सबको? ये देख रहे हैं आप मैप, इस मैप में, हाँ ये कुछ ठीक है, ये मैप देखिए, ये आप देख रहे हैं भारत के आसपास के जो देश हैं उनके बारे में एक संरचना आपको दिखाई दे रही है। ये बांग्लादेश, भाई इधर रुको, ये है बांग्लादेश, नीचे आप देखेंगे म्यांमार, यहाँ श्रीलंका, ये सब आपने देखा ही होगा मैप में। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि इन देशों के साथ भारत की स्थिति या भारत के संबंध किस तरीके से है। ये है मालदीव, ये यहाँ इंडियन ओशन नीचे है, और यहां पर आप देख रहे हो कि कैसे भारत अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखकर इस पूरे इलाके में शांति की स्थापना कर सकेगा। कैसे ऐसा होगा, कैसे किया जाएगा, ये बात समझने की जरूरत है कि होगा क्या। ये जो सीमा है ना भारत की, इस सीमा को सुरक्षित रखने के लिए, इस देश को चलाने के लिए एक शब्द है राष्ट्रीय हित, और एक शब्द है राष्ट्रीय सुरक्षा। आईआर में यही दो बातें सबसे महत्वपूर्ण है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के जितने देश हैं इसी पे चलते हैं। अगर राष्ट्रीय हित की बात हो तो उसको कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट। कितनी भी बात अच्छी हो, वैज्ञानिक हो, लेकिन राष्ट्रहित से बाहर निकल रही है तो उस बात को मानना नहीं है। आदर्श के चक्कर में ही मोहम्मद घोरी को पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ा और बाद में हारा। यथार्थ नहीं पता ना, आप शत्रु को हल्के में कैसे ले सकते हो? शत्रु को जिसने हल्के में लिया, बाद में शत्रु उसके लिए भारी पड़ता ही पड़ता है। तो यहां राष्ट्रीय हित को समझना पड़ेगा कि हर देश अपनी विदेश नीति में सबसे बड़ा उद्देश्य रखता है राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। क्या है? राष्ट्रीय हित की रक्षा करना, रक्षा करना, राष्ट्रीय हित की रक्षा करना। अब राष्ट्रीय हित क्या है? राष्ट्रीय हित का मतलब है कि भारत की संप्रभुता को बनाए रखा जाए, भारत की विदेश नीति को स्वतंत्र रखा जाए, भारत की हर वो स्थिति जो भारत की निर्भर की जाए या जो निर्मित की जाए जहां भारत का सर्वांगीण विकास हो हर तरीके का, ये है हमारे राष्ट्रीय हित। और यहां आप देखें, इससे देश की भौतिक एकता और अखंडता को बनाए रखा जाए, ये भी राष्ट्रीय हित। मतलब हमारा राष्ट्रीय हित क्या है? ये जो मैप है ये अखंडता बनी रहे, अखंडता बनी रहे। आपने खूब सुना होगा कि जो देश हमारे विरोधी हैं वो इसको तोड़ना चाहते हैं। तो राष्ट्रीय हित क्या है? अखंडता बनी रहे देश की। दूसरी बात, भौगोलिक एकता बनी रहे, उत्तर का दक्षिण से भौगोलिक एकता बनी रहे, भौगोलिक एकता बनी रहे, भौगोलिक एकता भी बनी रहे। क्योंकि भारत को नेचर ने ऐसा बनाया है कि उत्तर में हिमालय हमारी रक्षा कर रहा है और नीचे हिंद महासागर। और आप देखें, भारत को भौगोलिक रूप से इतना अच्छा भारत का निर्माण है कि हम अपने इसके आधार पर अपने मजबूत स्थितियों को रख सकते हैं। तो ये हमारी इसका उद्देश्य होना चाहिए। इसके अलावा और क्या? आर्थिक समृद्धि और राजनीतिक स्थायित्व।
आर्थिक समृद्धि, और क्या चाहिए? आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि चाहिए और राजनीतिक स्थायित्व चाहिए। किसी देश में अगर आप ये सारी चीजें कर पाएं तो आप अपने राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रख पाएंगे। आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या है कि देश उत्पादन का एक हब बनना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग जोन बनना चाहिए भारत। और अगर ऐसा होगा तो भारत आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करेगा। दो तरीके से व्यापार होंगे, एक आंतरिक दूसरा बाह्य। और जब व्यापार होगा तो देश में पैसा आएगा लोगों के पास, और जब पैसा आएगा तो समृद्धि आएगी, और समृद्धि आएगी तो देश में एक विकास का भी रास्ता खुलेगा। अब राष्ट्रीय हित का मतलब आपको समझ में आया? आपको इस बात को समझना पड़ेगा। राष्ट्रीय हित का मतलब यह है कि भारत की अखंडता, भौगोलिक एकता की रक्षा करिए, आर्थिक समृद्धि को बनाए रखिए और राजनीतिक स्थायित्व। आप देखेंगे यहां पर विदेशी शक्तियां भी देश के अंदर अस्थिरता खड़ा करने का प्रयास करती है। इसीलिए आप देखेंगे तो कई बार कई ऐसे जो घटनाएं कराई जाती हैं जिससे देश में स्थिति बिगड़ जाए। कोई सांप्रदायिक हिंसा करा दे, कोई और आके कर जाए, पाकिस्तान से कर जाए, अफगानिस्तान से आके वो इस देश में घटना कर दे, और फिर जो दोषी कौन बनेगा? जो भारत के मुसलमान होंगे। उससे क्या होगा? देश में अस्थिरता तुरंत आ जाएगी। इसको कहते हैं राष्ट्रीय हित में अगर आप अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो फिर आपका राष्ट्रीय हित सुरक्षित नहीं है। इसीलिए देश में सबसे ऊपर है नेशनल इंटरेस्ट। और जब भी कोई बात किसी भी देश के साथ होती है, पहली लाइन ही होती है क्या नेशनल इंटरेस्ट के साथ मेल खा रहा है या नहीं खा रहा। नहीं खा रहा तो सिरे से नकारते हम बात। पाकिस्तान से बात इसलिए नहीं क्योंकि कश्मीर पे हम बात ही नहीं करेंगे ना। अब तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट से है जुड़ा मामला, हमको बहुत फायदा हो जाए लेकिन हमें बात ही नहीं करना अभी। तो यहां ये बात समझना पड़ेगा। एक बात आती है अंतरराष्ट्रीय संबंध में, जीरो सम गेम। जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस समय एक शब्द आता है जीरो सम गेम। क्या है जीरो सम गेम? जीरो सम गेम, जीरो सम गेम। कब का शब्द है ये? शीत युद्ध का शब्द है। आप जानते हैं 1945 से 1990 तक शीत युद्ध चला पूरी दुनिया में। और उस समय एक शब्द आता है जिसको कहते हैं जीरो सम गेम। इसमें यह बात होता है कि हमेशा दो देशों के मध्य, अगर दो देश हैं उनके मध्य हमेशा संघर्ष की स्थिति होती है। क्यों होती है? जिसमें एक की विजय होती है और दूसरे की पराजय होती है। इसलिए दो देशों के बीच में सहयोग संभव नहीं है। क्या कह रहे हैं यहां पे? दो देशों के बीच मान लीजिए ये है, अरे जो दूसरा देश है वो, इनके बीच में संघर्ष की स्थिति होती है। क्या होती है? की स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि प्रतिस्पर्धा रहती है। क्योंकि प्रतिस्पर्धा है, इसलिए मित्रता अगर आप देखें तो नहीं हो सकती। एक की हार होगी और एक की विजय होगी। और जहां हार और विजय होगी, हार प्लस विजय, तो मित्रता नहीं होगी। क्या समझ में आ रही बात? आ रही बात समझ में? ये जीरो सम गेम इस बात को समझाता है कि दो देश मित्र नहीं बन सकते, दो देशों के बीच में मित्रता हो नहीं सकती, इसलिए दो देशों के बीच सहयोग संभव नहीं, सहयोग संभव नहीं है।
इसीलिए पहले आप देखें लगातार युद्ध हुए। आगे चल के नई अवधारणा आई जिसको कहते हैं नॉन जीरो सम गेम। ये आज की अवधारणा है, नॉन जीरो सम गेम, नॉन जीरो सम गेम। इसके पहले किसी ने कभी आईआर पढ़ा है? कोई ऐसा व्यक्ति जो आईआर है पढ़ा? थोड़ा सा पढ़ा है? आपने लोगों ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा? आपने पढ़ा है? कुछ आ रहा है समझ में? नॉन जीरो सम गेम। नॉन जीरो सम गेम क्या है? दो देशों के बीच सहयोग जो है लाभ दोनों देशों को दे सकता है। ये आज की अवधारणा है। दो देशों के बीच सहयोग दोनों देशों को लाभ देगा। दो देशों के बीच सहयोग दोनों देशों को लाभ देगा, को लाभ देगा, दोनों देशों को लाभ देगा। ये इसीलिए जब आप देखें तो आर्थिक क्षेत्र में अगर हम सहयोग कर लें, पर्यावरण के क्षेत्र में हम सहयोग कर लें, तो हमें लाभ की स्थिति रहेगी। इसीलिए आप देखें आगे चल के आर्थिक रूप से विश्व एकीकृत होना शुरू हुआ। पर्यावरण के मुद्दे पर लोग एक होने शुरू हुए, देश एक हुए। उदाहरण के लिए चाहे वो आर्थिक क्षेत्र का सहयोग हो, आर्थिक क्षेत्र का सहयोग, आर्थिक क्षेत्र का सहयोग हो या पर्यावरण के मुद्दों पर सहयोग हो, या पर्यावरण के मुद्दों पर सहयोग। क्योंकि यह मुद्दा केवल दो देशों का नहीं है। जब देश में पर्यावरण ही खराब हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? कुछ भी तो नहीं बचेगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहां सहयोग होने से दोनों देशों को लाभ मिलेगा। इसलिए हम मित्र बनाएंगे ही बनाएंगे, बिना मित्रता के हम चल नहीं सकते। ठीक है। अब इसके बाद आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो सबसे बड़ी बात है वो है सुपर पावर्स की, कि विश्व की महाशक्तियां जो हैं, आप संबंध में देखेंगे तो विश्व की महाशक्तियों के साथ संबंध का क्या मामला है। एक है सुपर पावर जिसको कहते हैं अमेरिका, और एक है महाशक्तियां। अंतर समझिए, एक है सुपर पावर। सुपर पावर क्या है? यूएसए। और इसके बाद है महाशक्तियां। चीन है ना, चीन इसमें आप रख दीजिए। इसके अलावा जो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, भारत, ये महाशक्तियां। महाशक्तियां क्या चाहती हैं? ये जो सुपर पावर हैं, इनका स्थान हटना चाहिए, इनका स्थान हटना चाहिए। अमेरिका क्यों सुपर पावर रहेगा? चाइना लगातार अमेरिका को इसीलिए दबाव दे रहा है कि भाई तुम सुपर पावर नहीं चल पाओगे, हमारी सेना बड़ी, हम इतना तेजी से विकास कर रहे हैं। अमेरिका ने ये सुपर पावर का पद उस समय हासिल किया जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, और उसके बाद से लगातार अमेरिका अपने पद को बनाकर शक्ति के बल पर बैठा हुआ है। इसलिए अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय पुलिसमैन कहते हैं, इंटरनेशनल पुलिसमैन। जहां कुछ भी ना होता हो वहां भी अमेरिका जरूर स्टेटमेंट देता है, तो उसको लगता है कि वही पूरे गांव का चौधरी है, क्योंकि जो लोग चौधरी होते हैं वो हर जगह पहुंच जाते हैं। अमेरिका की भी आदत है, पाकिस्तान में कोई घटना हो जाएगी तो एक रिपोर्ट वहां पे लोग भेज देंगे कि तुम्हारे यहाँ गलत हो रहा है, नजर बना के रखे हुए हैं हम सब।
ऐसा इसलिए किया जाता है कि आप ये समझें कि हम सबके साथ हमारी पूरी जो नज़र है, इसीलिए उसको अंतर्राष्ट्रीय पुलिसमैन कहते हैं। अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, जो पूरे विश्व में एक साथ अपनी सेनाओं का संचालन कर सकता है और करता भी है। इसलिए यह माना जाता है कि अमेरिका इस पूरी विश्व व्यवस्था, अभी वर्तमान की व्यवस्था को संचालित कर रहा है, कंट्रोल्ड कर रहा है। अटलांटिक महासागर हो, हिंद महासागर हो, प्रशांत महासागर हो, जितने महासागर हैं, सारे महासागरों में अमेरिकी जंगी बेड़े हमेशा घूमते हैं 24/7। तो तेल क्या फालतू है? तेल फालतू है उसका? आर्थिक हित है, और आर्थिक हित के साथ सामरिक हित है कि अपनी कुर्सी को बचा के रखना है। बुलंदी पर पहुंचने के बाद स्थान को बचाए रखना, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। तो अमेरिका सुपर पावर तो बन गया, लेकिन सुपर पावर बनने के बाद अमेरिका कैसे अपने स्थान को सुरक्षित रखेगा, ये आप देखेंगे। उसके लिए वो शक्ति का प्रयोग करता है। चाइना से हमेशा उलझ जाएगा, कहेगा चाइना चुप। क्यों? क्योंकि चाइना वो जानता है कि अभी बोलेंगे नहीं तो बाद में खत्म हो जाएंगे हम खुद ही, इसलिए वो चुप कराता है। इसलिए वो कहेगा हिंद महासागर में अगर अतिक्रमण होगा या चाइना अलग अलग हिस्सों में कहीं अतिक्रमण करेगा तो अमेरिका स्टेटमेंट देगा। कोई मतलब नहीं अमेरिका का, लेकिन देगा, क्योंकि अमेरिका को रोकना है चाइना। इसलिए अमेरिका भारत को भी उठाएगा कि भारत स्ट्रांग होके चाइना का विरोध कर जाए। ये डिप्लोमेसी है, कूटनीति है कि सुपर पावर का पद भी बचा के रखना है और भारत को भी उठा देना है, लेकिन इतना नहीं उठने देना है कि भारत आगे चल के अमेरिका को चैलेंज कर दे। यह है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। हम आपको अपने मित्रों को, देखिए बड़ा अच्छा डायलॉग है, हमने अपने मित्रों को बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं बनने दिया और अपने शत्रु को मार गिराया। हाँ, ये टीपू सुल्तान के मामले पे बात है। हैदर अली और टीपू सुल्तान आगल मैसूर युद्ध में, है ना। यहां पर यही बात है, मित्र भी इतने शक्तिशाली ना होने पाए कि हमको चैलेंज कर दें। मित्र को भी उतनी शक्ति देंगे जितने से काम बने, और वो हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, भैया आपकी जरूरत है। तो यहां इस बात को समझिए। अब महाशक्ति पे आइए, ये तो सुपर पावर है। महाशक्ति कौन है? महाशक्ति क्या? ये महाशक्तियां जो हैं ये इस बात का विरोध कर रही हैं, अमेरिका भाई क्यों सुपर पावर रहेगा, हमारे अंदर क्या कमी है। इसीलिए आप देखेंगे रूस हमेशा अमेरिका से संघर्ष में रहता है, चाइना हमेशा संघर्ष में रहता है। अब भारत वैसे संघर्ष में नहीं रहता, लेकिन आप देखेंगे महाशक्तियों और सुपर पावर के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दिखाई देगा। इसके अलावा क्षेत्रीय शक्तियां, क्षेत्र विशेष की शक्ति, जैसे आप देखेंगे तो पश्चिम एशिया में आपको सऊदी अरेबिया शक्ति दिखाई देगा। सऊदी अरब और ईरान का संघर्ष है, ईरान भी उसी जगह है। ईरान भी एक क्षेत्रीय शक्ति है। ईरान को अमेरिका ने बोला ताबूत में डाल देंगे तुम्हें, सब पूरा देश बर्बाद कर देंगे, कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए ईरान का। ईरान ने भी अपना काम कर लिया चोरी छुप के, जो करना था उसको, परमाणु बम वाला। करोगे वो भी तुमको फिर बताएगा। उत्तर कोरिया वो छोटा देश है और पूरी दुनिया थरथराती है उससे। क्यों? उत्तर कोरिया ने बता दिया कि हमारे साथ बदतमीजी करोगे तो फिर हम तो जाएंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मजाक मत करना हमारे साथ। इसे उत्तर कोरिया कुछ भी कहता है, कोई दुनिया ठीक है। अमेरिका का राष्ट्रपति जाके समझाता है बाबू तुम आराम से चलना, अपना थोड़ा सा अगर तुमको गुस्सा आता है कोका कोला पी लेना। ये है अंतर्राष्ट्रीय, मतलब कहने का मतलब ये है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर किसी के पास शक्ति आ गई तो एक देश नहीं खत्म होगा, ये पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो ये चीज समझने की जरूरत है। इसी तरह से जो दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया एक क्षेत्रीय शक्ति, उभरती हुई पावर है। और जो साउथ अफ्रीका, अब अगर आप देखें तो वो भी सब क्षेत्रीय शक्तियां हैं। अब यहां पर ये जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं वो महाशक्ति बनना चाहती हैं। हमारे अंदर क्या कमी है जो भारत में है, हम क्यों नहीं बन सकते?
तो बनो महाशक्ति, सुपर पावर की तरफ, या उनका स्थान ही हटा दो। सब जगह एक संघर्ष दिख रहा है। जितने विकसित देश हैं, विश्व के जो भी महत्वपूर्ण मंच हैं, उन पर उन्हीं की चलती है। चाहे संयुक्त राष्ट्र जो संघ हो, IMF हो, विश्व बैंक हो, वहां पे अमेरिका का दबदबा है। जो अमेरिका चाहता है वही होता है। भारत जैसे ये जो देश हैं वो यही कहते हैं कि यहां पर बराबरी पर बात होनी चाहिए। क्यों यहां पर इतना भेदभाव है, ये समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आप देखेंगे आर्थिक संबंध का इस समय महत्व लगातार बढ़ रहा है। इस समय आर्थिक संबंध का अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बहुत महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आर्थिक संबंध का बहुत महत्व है। बहुत महत्व है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है? पैसा। क्या है सबसे बड़ी चीज? पैसा। आर्थिक संबंध का बड़ा महत्व। इसीलिए आप देखिए इस समय हर देश ये चाहते हैं कि द्विपक्षीय व्यापार हो जाए दो देशों के बीच में, है ना? द्विपक्षीय व्यापार हो। ठीक है, जो द्विपक्षीय व्यापार हम एक साथ करें। इसके अलावा और क्या करें? हम मुक्त व्यापार के समझौते कर लें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं, FTA, मुक्त व्यापार समझौता हो। मुक्त व्यापार समझौता ये किया जाए। मुक्त व्यापार समझौता हो। इसके अलावा तेल और जो गैस का, अगर आप देखिए आयात और निर्यात किया जा सके। तेल और गैस का आयात निर्यात, क्योंकि दुनिया में ऊर्जा जरूरतें बढ़ रही हैं। तेल और गैस का आयात निर्यात। तेल और गैस का आयात और निर्यात। इस समय आप देखेंगे ऑयल डिप्लोमेसी एक शब्द आता है कभी कभी अखबारों में। ऑयल डिप्लोमेसी, तेल कूटनीति, गैस कूटनीति, ये इसी से जुड़ा है। यहां समझिएगा कि ये जो मामला है, ऊर्जा की जरूरत। अभी तेल मिलना बंद हो जाए, अभी सब मशीनें रुक जाएंगी, ये तुरंत बिजली कट जाएगी। तो जरूरत है कुछ चीजें, ऊर्जा आवश्यकता। और हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ऊर्जा आवश्यकता बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम दुनिया के साथ कितने भी संबंध बना लें, हमारी आवश्यकताएं अगर कहीं बाधित होंगी तो हम अपने ऊपर जाएंगे जहां हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सके। इसीलिए पूरी दुनिया ने ईरान का विरोध किया, हमने ईरान का उस तरीके से विरोध नहीं किया। पूरी दुनिया रूस के खिलाफ खड़ी, हम रूस के खिलाफ नहीं है वैसे खड़े। ये पॉइंट, तेल और गैस, इसको ऑयल डिप्लोमेसी और गैस डिप्लोमेसी है। ये भारत इतनी बड़ी आबादी लेकर बैठा है, भारत तो मर जाएगा फिर। अगर हम दुनिया का मुंह देखने लगे तो भारत खत्म, हमारा राष्ट्रीय हित कहां गया? इसलिए ये चीज समझने की है, यहां पर ये समझना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या करते हैं हम? समग्र आर्थिक सहभागिता समझौता, इसको सेपा कहते हैं। समग्र आर्थिक सहभागिता समझौता, ये भी हम उन देशों के साथ करते हैं जिनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। समग्र आर्थिक सहभागिता समझौता, सेपा बोलेंगे इसको, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा। सेपा भारत उन्हीं देशों के साथ करता है जिन देशों के साथ भारत के बड़े प्रगाढ़ संबंध है, या
बहुत अच्छे संबंध, जैसे भारत का जापान के साथ सेपा संबंध है। सेपा समझौता उसके साथ होता है जहां हम बहुत ज्यादा विश्वास की स्थिति में होते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे समझौते होते हैं। सेवा देने का समझौता भी होता है, एग्रीकल्चर का भी समझौता होता है, निवेश का भी समझौता होता है। मतलब हर तरीके से एक बड़े आधार पे आपने लिखा समग्र, कॉम्प्रिहेंसिव, एग्रीकल्चर में होगा, सेवा में होगा, जो निवेश में हो सकता है, रक्षा में हो सकता है, हर जगह सही है, सब जगह मिलके चलेंगे हम दोनों। ये वही होगा जहां विश्वास बहुत तगड़ा हो। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कुछ मित्र होते हैं, कुछ महामित्र होते हैं। तो महामित्रों के साथ इस तरह के संबंध हम रखते हैं जहां हमें पूरा विश्वास हो जाता है। अगर आप देखें तो भारत दुनिया में किन मुद्दों को रखता है और उन मुद्दों पर भारत पूरे विश्व के देशों से समर्थन चाहता है। जैसे कश्मीर की समस्या पर भारत को समर्थन पूरी दुनिया करे, भारत का ये पहला मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। आज भी आपने देखा कि कश्मीर की समस्या उठाई गई और भारत ने फिर वहां बोला। तो पहली बात तो ये है, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां भारत विश्व बिरादरी का सहयोग चाहता है। कुछ मुद्दे, कुछ ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भारत सहयोग चाहता है। कुछ ऐसे मुद्दे जैसे कश्मीर समस्या पर भारत को समर्थन मिलना, कश्मीर समस्या पर, कश्मीर समस्या पर भारत का समर्थन। अभी आप देख लीजिए न्यूज़पेपर में लगातार आ रहा है। इसके अलावा भारतीय लोकतंत्र की जो प्रशंसा हो, इसका समर्थन किया जाए। भारतीय लोकतंत्र की प्रशंसा हो विश्व में, भारतीय लोकतंत्र की प्रशंसा और समर्थन। कोई सुंदर है, आप उसको सुंदर न कहें तो वो नाराज हो जाता है, नहीं है कि नहीं? अगर कोई अच्छा है तो उसको अच्छा कहना भी चाहिए। भारत भी इसी, भाई भारत भी इसी तरीके से चलता है। अगर हम लोकतंत्र, अच्छे लोकतंत्र है तो हमारा समर्थन होना चाहिए कि नहीं? हमारी प्रशंसा करिए, बोलिए थोड़ा। और अगर ये चीज हो रही है तो फिर भारत का कद भी बढ़ेगा। यही बात यहां हो रही है कि भारतीय लोकतंत्र का समर्थन और उसकी प्रशंसा। इसके अलावा सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन, यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सुरक्षा परिषद में, सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता, स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन। कि भाई सुरक्षा परिषद में जब हम बैठे हैं तो हमारे मित्र जो खुद ही कह दें भारत को दीजिए, भारत को दीजिए। हम भी स्थायी सदस्य बनना चाहते हैं। कब तक अस्थायी जीवन जिएंगे? कहने को हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमें सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं है, तो हम कभी जो जो जापान को समझा के ले जाते हैं, कभी किसी को समझा के ले जाते हैं कि तुम बोलो वहां से, हम चुपचाप बैठे रहेंगे, हम तो बोलते ही हैं। तो यहां ये बात है, हमारे दावे का समर्थन करना। और आप जानते हैं कि जो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह है उसमें भी भारत के हितों को सुरक्षित रखने की बात। एक बात और कर लीजिए, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में, परमाणु आपूर्तिकर्ता, आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की भागीदारी
आप सब जानते हैं भारत को परमाणु आपूर्ति करने में दुनिया ने कितना टाल मटोल किया था, ये आप सबको पता है कि भारत को परमाणु ईंधन नहीं मिलना चाहिए तो परमाणु बम बना देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन 2008 में अचानक ही अमेरिका को ऐसा लगा कि नहीं, भारत बहुत भी विश्वसनीय है। एक बात समझ लीजिए कि जब कोई बड़ा आदमी आपका हाथ पकड़ लेगा तो दुनिया के छोटे आदमी की वैसे ही आपसे पकड़ दूर हो जाएगी। अमेरिका इतना बड़ा है कि अगर वो किसी को हाथ पकड़ ले तो किसी की हिम्मत नहीं कि कोई ये पूछ ले कि क्यों पकड़ा है। 2008 में अमेरिका ने भारत का एक तरफा हाथ पकड़ा और कहा 1, 2, 3 एग्रीमेंट, और उसके बाद भारत को दुनिया के उन देशों के साथ जो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह हैं, सबसे भारत को ईंधन की आपूर्ति होना शुरू हुआ। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कजाकिस्तान हो, सभी देशों ने भारत को सहयोग करना शुरू किया। आप समझिए, ये डिप्लोमेसी है। उसके पीछे अमेरिका का भी हाथ। अमेरिका के यहाँ जो भी रिएक्टर्स थे या जो भी चीजें थी वो चल नहीं पा रहे थे। अमेरिका में जो रिएक्टर बनाने वाली कंपनियां वो दिवालियां हो रही थी। तो भारत को अगर हम इस तरफ मोड़ दें तो उन कंपनियों के लिए एक बड़ा बाजार मिल जाएगा और अमेरिका को पैसा प्लस भारत जैसे देश ताली बजाएंगे, यहां अच्छा किया। अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, और प्लस वो हथियार भी उसी को देगा जहां उसको अपने हितों से खतरा नहीं नजर आएगा। भारत के पास हथियार होगा तो भारत अभी अमेरिका के लिए खतरा नहीं है, खतरा है चाइना के लिए। इसीलिए अभी हमारे पास चिनूक उड़ रहा है ना। आप देखते हैं कि बहुत सारी चीजें भारत को मिली हैं। आप देख रहे हैं कि इतने सारे अत्याधुनिक उपकरण भारत को भी मिले हैं इन 10 वर्षों में। आपको राफेल मिल गया। ये ऐसे उपकरण हैं जिनको फ्रांस जैसे देश और किसी को देते नहीं हैं। ये जीवन भर की किसी की कमाई होती किसी देश की, लेकिन ये तब दिए जाते हैं जब देश बैठते हैं, कहते हैं भाई दे दो, कोई बात नहीं, भारत मजबूत होगा तो उससे क्या होगा, उस क्षेत्र में हम भी थोड़े संतुलित रहेंगे, मतलब हमारे लिए अच्छा रहेगा, चाइना संतुलित रहेगा। तो भारत को भी सहयोग बहुत ज्यादा सोच समझ के दिया जाता है। कोई भी संबंध जब बनते हैं तो उसमें इन सब बातों को समझना पड़ेगा। आप सब जानते हैं कि अगर हम भारत की विदेश नीति की बात करें तो भारत की विदेश नीति कैसे बनी। 1947 देश की आजादी को याद करो, थोड़ा सा हिस्ट्री बता के फिर बैकग्राउंड के बाद आगे आएंगे। 1947 देश आजाद हुआ। देश के सामने तमाम समस्याएं मुंह खोल के खड़ी थी, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, सब समस्या, जो सांप्रदायिकता। अब देश को कैसे लेकर आगे बढ़े, क्या किया जाए, क्या हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे आगे आए, क्या करें और क्या ना करें, इसकी बात हमें समझना पड़ेगा। 1947 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तो उनकी सोच आदर्शवादी थी। एक आदर्श सोच के व्यक्ति थे। उनको लगता था कि दुनिया में जो शांति के साथ हम रहेंगे, हमारी मित्रता के साथ संबंध रहेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। इसीलिए हमने 1949 में चाइना जब बना तो उसको समर्थन दिया। भारत सबसे पहले मान्यता देने वाला देश बना और भारत ने पंचशील का समझौता किया चाइना के साथ। और पंचशील के समझौते के साथ ही भारत ने ये महसूस कराने का प्रयास किया कि हिंदी चीनी भाई भाई एक दूसरे के राज्य में अतिक्रमण नहीं करेंगे, संप्रभुता का ध्यान रखेंगे, जो विकास का ध्यान रखेंगे। बहुत सारी बातें हुई लंबी चौड़ी। लेकिन 1947 से 1957 तक आते आते वो आदर्श का जो कपड़ा हमने पहन रखा था उसमें छेद हो गया चारों तरफ से। क्यों ऐसा? क्योंकि आदर्श से देश नहीं चलता। आदर्श
चाहिए, लेकिन आदर्श को एकदम हूबहू लागू कर देंगे तो देश नहीं चल पाएगा। इसीलिए कृष्ण चाहिए, यथार्थ, प्रैग्मेटिक। और आप देखेंगे कि इसीलिए भारतीय विदेश नीति में अगर आप देखें 1962 की लड़ाई जब हुई तो 1962 की लड़ाई में हमारे सिपाहियों के पास जूते नहीं थे पहनने के लिए कि वो पहाड़ी इलाकों में लड़ पाए। ये इस बात का संकेत देता है कि आप अपनी सेना के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। आज ये सरकार बार बार जो रिपीट हो रही है ना, इस पे राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा लगा हुआ है। कितना भी कोई आदमी अशिक्षित हो, लेकिन वो ये देख रहा है कि देश में अभी ये सब मुद्दे ठीक चल रहे हैं। आप समझ लीजिए इस बात को। और पंडित नेहरू पर यह बहुत बड़ा आरोप है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता हुआ और राष्ट्रीय सुरक्षा पे उतना काम नहीं हुआ जितना काम होना चाहिए था। तो आप देखिए 1962 में हम हार गए और वहीं से हमारे अंदर ये बात आ गई कि भाई अब आदर्श की तरफ से हमें हटना पड़ेगा। 1965 में देश के प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री, फिर से पाकिस्तान से संघर्ष हुआ। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री एक खुली सोच के व्यक्ति थे। जय जवान जय किसान का नारा दिया और देश को युद्ध से बाहर निकाला। लेकिन युद्ध से तो आप बाहर निकल आए, लेकिन देश के पास कुछ है ही नहीं, देश खोखला है। भारत में बहुत ज्यादा कुछ था ही नहीं अंग्रेजों के जाने के बाद, सब कुछ तो खाली था देश। 90% से ज्यादा आबादी अशिक्षित, बेरोजगारी चरम पे, देश के जो टूटने का खतरा बना हुआ है। अलग अलग राजाओं के अधिकार खत्म किए गए, उनके प्रीवी पर्स अभी खत्म नहीं थे, उनके विशेष अधिकार बने हुए थे। समस्याएं बढ़ती। लेकिन धीरे धीरे जब दूसरा चरण आया तो उस समय आप देखेंगे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। और जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नई इबारत लिखी गई। कैसे? इंदिरा गांधी को यह समझाया गया, उन्होंने भी समझा कि अब देश को आदर्श के स्थान पर यथार्थ पर लेके जाना पड़ेगा। इसीलिए इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देना शुरू किया। आप सोचिए कि जिस प्रधानमंत्री को यह फोन आ जाए कि आपको नक्शे से मिटा देंगे, उस जो प्रधानमंत्री की मनोस्थिति आप सोचिए। अमेरिका की तरफ से फोन आया कि अगर हमला हुआ पूर्वी पाकिस्तान पे तो भारत भी नक्शे से खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना अगर नक्शा बिगाड़ा। ये है कूटनीति। तब आप सोचिए कि आप एक देश के सबसे बड़े मुखिया हैं, आपकी एक गलती से देश खत्म हो जाएगा। भारत चलाना आसान नहीं है, कहना बहुत आसान है। भारत को संचालित करने के लिए चाहे जो कहिए बहुत काम करना पड़ेगा। इसलिए आपने सुना होगा मोदी जी जो 15 घंटे काम करते, 16 घंटे काम करते हैं। अब जो वहां जो अधिकारी काम करते वो भी कहते हैं भाई कि काम करते हैं। कैसे आप नकार सकते कि वो नहीं करते? काम करते होंगे तभी तो लोग देखते होंगे। अब काम करना पड़ेगा। तो यहां आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी ने सबसे पहले प्राथमिकता दिया और यह कहा कि देश की सेना का आकार बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा। सेना कम है जितनी हमारी जरूरतें हैं, इसीलिए उस समय से सेना की भर्ती बढ़ा दी गई, सेना का आकार बढ़ा दिया गया। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि भाई हमारी सेना के पास आधुनिक उपकरण नहीं है, मॉडर्नाइजेशन आर्मी का होना चाहिए, सेना का आधुनिकीकरण। आप देख रहे हैं सेना इसमें मॉडर्नाइज की जा रही है। अभी भी आप देखिए लगातार हथियार, ड्रेस, बंदूकें सब चेंज हो रही लगातार। हिंसा हटाओ, ये लाओ वो लाओ। क्यों? क्योंकि सेना की क्षमता ही है मारकता। कितनी मारक है आपकी सेना। एक बार युद्ध हो गया तो फिर एक बार के बाद जिसने युद्ध किया फिर उसने हाथ जोड़ के अब लड़ेंगे नहीं आपसे। ये है लड़ाई, या तो छिड़ गई तो आर्या पार होगा, फिर बीच का रास्ता है ही नहीं ना।
बीच का रास्ता कहाँ निकलता है? अभी आपने लिखा था कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका इतिहास। तटस्थता यहां चाहिए नहीं युद्ध में। मरो या मारो, करो या मरो, तो गांधी जी यहां भी चल रहे हैं। तो यहां आप देख रहे हैं ये कहा गया। इसके अलावा और क्या कहा गया? ये कहा गया कि कुछ हमें ऐसे संबंध रखने पड़ेंगे जब भारत पे बहुत बड़ी इमरजेंसी आए तो वो संबंध काम कर जाए। तो इंदिरा गांधी ने सबसे पहले सोवियत संघ के साथ मैत्री संधि किया। सोवियत संघ उस समय की बहुत बड़ी शक्ति था। तुरंत इंदिरा जी ने कहा कि मैत्री संधि करें। उस मैत्री संधि में कहा गया कि अगर भारत पे हमला होगा तो सोवियत संघ पे हमला माना जाएगा, और भारत और सोवियत संघ सदाबहार मित्र रहेंगे। इन दोनों देशों का ऐसा सहयोग रहेगा जैसे जय और वीरू की दोस्ती। तो यहां ये चीज रखी है। इसीलिए जब अमेरिका ने आपको धमकी दिया तो मैडम इंदिरा ने फोन किया कि अब क्या करें, क्या चिंता क्यों करती है, आने दो। तो 7 फ्रिगेट आई, तो यहां पे 40 फ्रिगेट उनकी आ गई। दोनों तरफ से परमाणु बम खुल गए। है मारो, ये खत्म हो तुम भी खत्म। इसको कहते हैं शक्ति का प्रदर्शन। भारत लड़ा नहीं, दोनों महाशक्तियां आमने सामने खड़ी होगी भारत को लेकर। ये कहते हैं कूटनीति, दिमाग। तो इंदिरा गांधी का ये है दिमाग, इसलिए आयरन लेडी कहलाती है। आयरन लेडी, लोहे की लेडी। मतलब किससे डरना, क्यों डरना, इस पे इनका कोई जवाब नहीं। मतलब इसके कारण ही आप देखेंगे उस समय अमेरिका, चीन और पाकिस्तान का एक त्रिकोण बना हुआ था। किसका किसका? अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, ये तीनों मिलके भारत को समाप्त करने की फिराक में थे। उस समय त्रिकोण बना हुआ था एक। क्या बना था? त्रिकोण। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान। भारत ने कहा ठीक है, तुमने बनाया चक्रव्यूह का, हम सोवियत संघ के साथ खेलेंगे। सोवियत संघ ने धोखा नहीं दिया, आ गया। इसीलिए आज भी हम सोवियत संघ को लेकर बहुत अंदर से सॉफ्ट रहते। वो कुछ भी दुनिया में आग लगा दे। आप देखिए रशिया आग ही तो लगा रहा है, और क्या कर रहा है। इन्हें आप मोदी जी हमेशा कहते, पुतिन जी आप कैसे हैं, ठीक चल रहा है सर? पुतिन कहते अरे सर परेशान चल रहा हूँ थोड़ा। ये परेशान न हो, सब समय ठीक हो जाएगा। ये वेस्टर्न कंट्री सब हमें बहुत दिक्कत में डाल दिया, आपने भी तेल लेना कम कर दिया है। कहे नहीं, हम तेल लेना और आपका बढ़ा रहे हैं। ये है संबंध। मतलब भारत जानता है कि कौन उसके साथ इमरजेंसी में खड़ा रहा है, जो हमारे अस्तित्व पे प्रश्न खड़ा हो गया था। इसलिए हम सबको छोड़ सकते हैं, रूस को नहीं छोड़ सकते, ध्यान रखिएगा। प्रश्न जब भी आप अमेरिका पे लिख रहे हो, भारत अमेरिका संबंध पर, तो वहां आप ये जरूर, जैसे मान लीजिए अमेरिका इस समय भारत का बहुत अच्छा सहयोगी बन चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने रसिया को छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि दुनिया बदल रही है तो हम भी बदल रहे हैं। क्या करें, आप छूट रहे हैं दौड़ में, तो अब आगे का साथी पकड़ना ही होगा। लेकिन आपको छोड़ेंगे नहीं, जब जब बुलाओगे तब तब आएंगे और आपकी मदद भी करेंगे। नहीं, ये यहां पर सोचना पड़ेगा। संबंध भी व्यक्ति के संबंध के तरह से हैं। आज हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध कई सालों के बाद पढ़ा है। हम पहले इस विषय को बहुत मन से पढ़ाते थे, लेकिन आज हमने कहा कि आज इसकी शुरुआत की ही जाए। ये सब्जेक्ट हम उस समय पढ़ाते थे जब यहाँ पर जो विनय सरधे आईएएस में पढ़ाते थे, वो आईआर शुरू करते थे तो मैं शुरू करता था। तो हम लोग आईआर एक साथ शुरू करते थे, और आईआर हमारा एच पॉइंट है जहां हम एज लेते हैं। तो क्वेश्चन भी जिस तरह से बताएंगे उसी पे आ जाएगा मामला। बस यहाँ ये समझना है कि संबंध की आपको बारीकियों को समझ लेना है कि कहाँ किससे क्या संबंध है। ठीक है, फिर हमने ये देख लिया कि पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ी है, नक्शे से मिटाने के चक्कर में पड़ी है। हमने समझ लिया बात को।
तो हमको एक बात समझ में आई कि परमाणु बम हमको बचा सकता है। अगर परमाणु बम बना लें तो हम बच जाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई ये हमें बोल देगा कि हम आपको नक्शे से हटा देंगे। इसीलिए भारत ने अपनी सामरिक क्षमता का परिचय देते हुए 1974 में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु बम का परीक्षण किया। शांतिपूर्ण, हमने वहीं पे इस बात को लिखा, हमारा उद्देश्य केवल शांतिपूर्ण। तुम हमें नहीं छेड़ोगे, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन छेड़ोगे तो फिर हम मजबूर हैं। नक्शे से तुम मिटाओगे तो हम भी तुम्हें मिटा देंगे नक्शे से। तो यहां ये बात आपको समझना पड़ेगा। फिर आप जानते हैं 1971 में, 74 में आपने ये किया, और आप 1971 की बात तो आपने जो देखा कि बांग्लादेश को आपने बनवाया, वहां की मुक्ति वाहिनी को सहयोग किया। शेख मुजीबुर रहमान वहां के नेता थे, बाद में हत्या हुई, लेकिन बांग्लादेश बना। और बांग्लादेश जब बना तो अंततोगत्वा आखिरी में भारतीय सेना को भी बांग्लादेश के लिए उतरना पड़ा। और जनरल जो नियाजी थे, जनरल नियाजी ने लगभग 80,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सिपाहियों के साथ जनरल अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण किया था। ये एक ऐसा मसला था जहां पर पहली बार पाकिस्तान की इतनी बुरी हार हुई थी और एक नया देश भी बना, बांग्लादेश। वहां एक बात समझ में आई बांग्लादेश के निर्माण ने कि कोई भी देश मात्र धर्म के आधार पर नहीं चल सकता। ये विश्व को सीख मिली। देश चलेगा संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर, जुड़ाव के आधार पर, और इसके आधार पर ही देश चलेगा। ये बात वहां पर स्पष्ट कर दी गई। केवल धर्म आधार नहीं होगा। बांग्लादेश के जो गांधी कहलाते हैं, शेख मुजीबुर रहमान, वो वहां के गांधी हैं। क्या है? गांधी हैं वो वहां के। देश बना दिया क्योंकि वहां पाकिस्तान की सेना बहुत ज्यादा शोषण कर रही थी। महिलाओं के बड़े पैमाने पर वहां अत्याचार, बहुत सारी चीजें की गई। ऐसा लगा कि ये है ही नहीं पाकिस्तान का हिस्सा, ऐसा शोषण होता था। इसीलिए जब आपके शोषण की इंतहा हो जाएगी तो कोई क्षेत्र अलग भी हो जाएगा। ये भी इतिहास बताता है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मायने बताते हैं। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? लेकिन आप जानते हैं 1974 के बाद से भारत अमेरिका के संबंध और ज्यादा खटास में पड़ गए। अमेरिका चाहता ही नहीं था कि कोई और देश परमाणु संपन्न बने, तो और संबंध हमारे खराब हो गए। भारत क्या करे? तो भारत ने गुट निरपेक्ष नीति को आगे बढ़ाया, गुट निरपेक्षता को आगे बढ़ाया, और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, सोवियत संघ का सहयोग। अगर आप देखें, आपके यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं जो कुछ भी आप लेकर आए, ये सारे सोवियत संघ के मॉडल हैं, है ना? और आप उसी तरीके से आगे बढ़ने लगे। इतनी बात समझ में आ गई? तीसरा चरण विदेश नीति का 1991। स्टोरी ये लंबी चौड़ी केवल सुनते जाओ, बस तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर बैठ जाएगी। इसका कहीं कभी इस्तेमाल करना पड़ा तो थोड़ा दिमाग में बातें रहेंगी। तीसरा चरण, वर्ष 1991 के बाद समाजवादी आर्थिक प्रणाली को आपने बदला। आप जानते हैं 1991 एनसीईआरटी, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बड़ा जरूरी है, पढ़िए आप। देश में बहुत बड़े पैमाने का संकट खड़ा हुआ। आप आयात करने की स्थिति में नहीं थे, आपके पास जो 15 दिन के आयात का भी पैसा नहीं था। और फिर विश्व के जो विकसित देश हैं, जो पूंजीवादी देश हैं, उन्होंने कहा आपको पैसा मिलेगा, चिंता की बात नहीं, लेकिन एक काम करो, मार्केट खोलो, अपना बाजार खोलो। तो आपने बाजार खोला। बाजार खोलने के बाद आपने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया। उदारीकरण को अपनाया, निजीकरण को अपनाया और वैश्वीकरण को अपनाया। और इसके बाद से आप देखते हैं भारत की विदेश नीति में व्यापार, निवेश और अर्थव्यवस्था में ये सारी चीजें बदलने लगी। जो पहले चल रही थी वो बातें अब बदल गई। क्यों? क्योंकि न अब सोवियत संघ बचा जो हमारी मदद करता, अब हमें अपने भाग्य के सहारे ही आगे बढ़ना था।
हमें जब भी कोई दिक्कत होती तो हम सोवियत संघ को फोन करते थे कि भैया समस्या आ गई। अब कोई बचा ही नहीं, तो अब हमें अपने आप को उसी तरीके से रखना पड़ेगा। भारत 1991 से पहले लगातार उपनिवेशवाद पर बोलता था, लगातार जो जो साम्राज्यवाद पर बोलता था, लगातार समाजवाद पे बोलता था, लेकिन भारत ने अब 1991 के बाद इस पे बोलना बंद कर दिया, क्योंकि आपने पैसा उठाया पूंजीवादी देशों से। क्या बात समझ में आई? पूंजीवादी देशों से पैसा लेकर उनकी आलोचना कर नहीं पाएंगे आप। इसीलिए भारत में 91 के बाद एमएनसीज, जो मल्टीनेशनल कंपनियां, उनका बड़ा तेजी से निवेश हुआ। भारत में 1991 के बाद अगर आप देखें, आज जो गुड़गांव और ये सारा कुछ दिख रहा है, बेंगलोर वंगलोर, इसमें बहुत बड़ा पैसा उसके बाद धीरे धीरे आया। ये समझना पड़ेगा। यहां पर अब आप देखेंगे, यहां अब किसी विचारधारा के आधार पर देश के चलाने की बात को लगभग ना किया गया, कि न हम ये कहेंगे कि हम समाजवादी हैं, न हम ये कहेंगे हम पूंजीवादी हैं। हम ये कहेंगे कि हमारा संबंध आर्थिक आधार पे होगा, व्यापारिक आधार पे होगा, जिससे हमें फायदा होगा उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। यह है पूंजीवाद। यहां पर हमने ये बात कहा। अफ्रीकी देशों के साथ हम पहले जो संबंध रख रहे थे, वहां हम ये बोलते थे कि अफ्रीका में भी उपनिवेश था, हमारे यहां भी उपनिवेश था, तो हम भाई भाई। अब ये सब बोलना हमने बंद किया। अब हमने कहा हमारा जो संबंध होगा वो व्यापारिक आधार पर होगा। हम इन मुद्दों को नहीं उठाएंगे, क्योंकि जब हम ये मुद्दे उठाते थे तो जो विकसित देश हैं उन्होंने ये कहना शुरू किया, भाई ये मुद्दे तो अब जो समाप्त हो चुके हैं, ये मुद्दे आप क्यों उठाते हो? कोई फायदा है क्या इन मुद्दों का? और अगर नहीं फायदा है तो ये मुद्दे उठाने की जरूरत क्या है? तो यहां पर हमने ये भी कहा। इसके अलावा और क्या किया? 1992 में भारत ने अपने व्यापार को इंक्रीज करने के लिए और बढ़ाने के लिए पूरब की ओर देखो, लुक ईस्ट की नीति को लागू किया। अब हम थक चुके, हमको चाहिए पैसा, हमको चाहिए व्यापार। हमने कहा पूरब की ओर देखो। कई साल हम देखते ही रह गए, कुछ किया नहीं हमने। इसलिए अब सरकार ने लिखा है उसको एक्ट ईस्ट, कि अब देखो मत, एक्ट करो, करो कुछ। तो यहां आप देखेंगे ये भी शुरू हुआ। सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो आप जानते हैं भारत के संबंध अच्छे करने के प्रयास शुरू हुए, कि भारत का संबंध अमेरिका के साथ अच्छा हो। इसी समय पहली बार भारत ने इजराइल के साथ संबंध बनाया, 1991 के बाद ही। ध्यान समझिए, आज इजराइल भारत का बहुत बड़ा सहयोगी है हर तरीके से, चाहे वो सामरिक आधार पे हो, एग्रीकल्चर बेस पे हो, चाहे वो कूटनीतिक आधार पर हो, चाहे वो आसूचना का क्षेत्र हो, हर तरह से आपकी मदद करता है। भारत का विश्वसनीय सहयोगी है अरब जगत में। अरब में क्या हो रहा है सब बता देता है वो हमें। आपके बारे में ये बात चले ये भी बता देता है। तो आप समझिएगा कि ये 1991 के बाद ही भारत ने इजराइल के साथ अपने कूटनीतिक संबंध, डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित किए। इसी समय भारत अब ये कहने लगा, प्रैग्मैटिक दृष्टिकोण की तरफ हम चले गए। प्रैग्मैटिक दृष्टिकोण, ये क्या होता है? प्रैग्मैटिक, प्रैग्मैटिक, इसका मतलब होता है आदर्श प्लस यथार्थ का जो रूप होता है उसको कहते हैं प्रैग्मैटिक। थोड़ा आदर्श, थोड़ा यथार्थ, थोड़ा अच्छे और थोड़ा बुरे, क्योंकि अच्छे लोग तो चल ही नहीं पाते तो थोड़ा बुरा बनना पड़ता है। इसको कहते हैं प्रैग्मैटिक। ठीक है। और यहां पर हमने इसीलिए आप देखेंगे कि 1991 के बाद हम क्या कहते थे पहले, कि जहां लोकतंत्र नहीं हम उससे बात नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। आपने म्यांमार की सैन्य सरकार से भी बात करना शुरू कर दिया, आपने इजराइल से भी बात करना शुरू कर दिया। इजराइल चूंकि वहां पे कब्जा करके बना था इसलिए आप बात नहीं करते थे। आपने कहा कि भाई कब तक नहीं बात करेंगे। अब आप म्यांमार के साथ संबंध इस बेस पे रखेंगे कि भारत को क्या फायदा है,
हम केवल ये कह के उसको नहीं टाल सकते कि वहां लोकतंत्र नहीं है, इसलिए हम बात नहीं करेंगे। अगर म्यांमार की धरती से भारत के खिलाफ कार्रवाई होने लग जाए, आतंकवादी समूहों को वहां समर्थन मिलने लगे, तो भारत की विदेश नीति तो फेल कर रही है फिर। इसलिए अब हम प्रैग्मेटिक हैं, कहीं कुछ भी चल रहा हो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, भारत का हित नहीं दुष्प्रभावित होना चाहिए। इसीलिए अमेरिका सऊदी अरेबिया में राजशाही चले तो बोल नहीं रहा, और बहुत अच्छा मित्र है सऊदी अरेबिया का। क्या बात समझ में आई? कुवैत में कुछ हो रहा है, उससे अमेरिका को क्या लेना देना है? अमेरिका को मतलब पैसे से है, पैसा आ रहा है सब ठीक, अगर कहीं दिक्कत होगी फिर समझा जाएगा वहां राजशाही खत्म होनी चाहिए नहीं, और कहीं राजशाही होती तो मार डालते, क्योंकि वहां पर पैसा अथाह है, पैसा सऊदी अरेबिया से अमेरिका की तरफ जा रहा है। वहां पे बहुत अमेरिका की मैक्सिमम कंपनियां लगी हैं जो तेल शोधन का काम करती हैं। सोना बरस रहा है अमेरिका में, क्यों बोलना? चल नहीं रहा सही, चलने दीजिए, हाथ काट ले रहे हैं। वहां पे सऊदी अरेबिया में नियम है, चोरी करने हाथ काट लेंगे, कोई मानवाधिकार नहीं। अभी भारत में कुछ हो जाए तुरंत अमेरिका लगता है मानवाधिकार का हनन किया जा रहा है। बताइए आप कैसे देश? क्या बात है, क्यों दोहरा चरित्र है? पैसा, पैसा है साहब, सब बोलता है। जो गूंगा चलने लगता है और बहरा सुनने लगता है पैसे से। तो यहां ये सारी चीज आपको दिखाई देगी। तो आपने म्यांमार के साथ भी अच्छे संबंध बना लिए, आपने इजराइल के साथ भी बना लिए, आप सबके साथ बना लेंगे, क्या दिक्कत है? फायदा होना चाहिए भारत को। अब समझिए, भारत ने एक बार तो परमाणु परीक्षण किया, लेकिन भारत को ये नहीं समझ में आया कि ठीक ठाक हुआ है कि नहीं, एक बार और करके देखना पड़ेगा। मान लो हमला हो गया तो क्या होगा? अगर कोई हथियार एक आध बार यूज करके देखा गया, उसके बाद जब आवश्यकता पड़ी, तो अक्सर मैंने आपको बताया है कि हमारे हॉस्टल में एक जो सर थे, हाँ वो सर जो है अक्सर हम लोग को उत्साहित करते थे कि तुम चिंता मत करना, अगर लड़ाई हो जाएगी तो हम आ जाएंगे। हो गई लड़ाई, उन्होंने निकाला अपना वो जो मोर्चा लगा हुआ, वो जंग खाया हुआ कट्टा, कहें आज इसमें पहली बार ही गोली भरेंगे और आज ही फायर होगा। हम कहे अरे आज कुछ नहीं हो पाएगा, उधर से जब बमबाजी होगी तो गोली नहीं चली तो क्या होगा? इसलिए भैया युद्ध के पहले ही सब तैयारी। आप देखिए कि जितने पुलिस के लोग हैं, जब भी फायरिंग वायरिंग हो जाती है तो जहां प्रैक्टिस ज्यादा नहीं है वो लोग फायर ही नहीं कर पाते बंदूक निकाल के। पता चला कि सामने से जो गोलियों की बरसात हो रही है और आपने लेके बंदूक अभी उसी में ऐसे ही ऐसे करने पीछे झटका मार दिया। अभी एक दिन देख रहा था एक रील, तो एक लड़की उसमें फायरिंग कर रही थी, वही गिर गई। भाई आप कभी प्रैक्टिस करो, फायरिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं, प्रैक्टिस की बात है। जो करेगा ही नहीं वो ऐन मौके पे जब दुर्घटना होगी तो कहेगा कि बंदूक चलाना, बंदूक कहां गई? तो समस्या यही है भारत के साथ। भारत ने एक बार परमाणु परीक्षण किया, लेकिन भारत को भी समझ में नहीं आया था कि मामला अगर अगर कहीं बिगड़ेगा तो क्या होगा। अटल जी प्रधानमंत्री बने 1998 में, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा ऐसा एक काम कर देते तुम लोग, जो वैज्ञानिकों को कहा, कलाम साहब उस समय हमारे थे वहां, एक काम कर दीजिए कि जो परमाणु परीक्षण एक बार और, तो इस्माइल बुद्धा हमने नाम दिया। अमेरिका ने बहुत प्रयास किया कि कर न पाए, भारत के सैटेलाइट से ऐसे पकड़ लेंगे, ये कर लेंगे। खूब आपने एक मूवी आई थी पोखरण, देखा होगा, बड़ा प्रयास किया, लेकिन एक बड़ा जो क्रांतिकारी परिवर्तन करते हुए भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण करके भी दुनिया को दिखा दिया कि तुम शेर हो तो हम सवा शेर हैं, हम छिप के भी कुछ कर सकते हैं। तो दूसरा परीक्षण किया पोखरण में। इस परीक्षण के बाद भारत ने कहा कि अब हम विश्वसनीय न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को प्राप्त कर चुके हैं। विश्व के सामने हमने खोल के रखा कि अब हमारे पास, हमने 2 बार परीक्षण कर देख लिया, अब हम हमला भी कर सकते। ये इस बात का संकेत है कि अब हमारे ऊपर ज्यादा
टेढ़ी निगाह मत करना। अगर तुम निगाह टेढ़ी करोगे तो फिर तुम समझे रहना। और यहां हमने ये कहा, ये मिनिमम हमने विश्वसनीय न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता हासिल किया है। क्यों? क्योंकि अगर तुम मारोगे तो हम क्या करेंगे। और यहां ये भी समझाया कि न्यूनतम शब्द को अभी आप देखें 2017 में न्यूनतम शब्द हटा दिया गया है। वर्ष 2017 में हमारे इसमें से न्यूनतम शब्द भी हटा दिया गया। अब न्यूनतम शब्द नहीं, अब केवल यह है विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोधक क्षमता। क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि भारत अब सीधे सीधे उसमें है कि अब अगर आप जैसा करोगे तो न्यूनतम पे भी हम नहीं बात करेंगे, अब हम मैक्सिमम अभी तुरंत बना लेंगे परमाणु हथियार। वो न्यूनतम का हो गया मैटर, अब हमने न्यूनतम हटा लिया है। भारत अपने हितों को किसी भी कीमत पर जाने नहीं देगा। ये भारत की अपनी विदेश नीति है। विदेश नीति का मतलब क्या है? हम संप्रभु राष्ट्र, हम चाहें, आप कहते हैं एनटीपीटी पर हस्ताक्षर करें, क्यों करें? आपने क्या किया है भाई? भारत कहता है दुनिया के परमाणु हथियारों को सभी लोग डुबाओ, हम अभी डुबा देंगे चल के। लेकिन तुम नहीं डुबाओगे, हमें डुबाओगे। क्यों? ये दो आंख का भेदभाव नहीं होगा, या तो सब मरेंगे या तो कोई नहीं मरेगा। ये बात है। अमेरिका से जब भी भारत ने कहा हमारे यहाँ आतंकवाद है, देखिए बहुत खतरा हो गया है, जम्मू कश्मीर में कितना आतंकवादी हमला होता है, भारत में इतना आतंकवादी हमला होता है, अमेरिका, हाँ होता है, टेररिज्म इज बड़ा जो बिग इशू, बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। 2001 में ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका में दहलाया। हाँ, अमेरिका को समझ में आया कि नहीं दर्द क्या होता है। जाके पैर न फटे बिवाई, ते क्या जाने पीर पर आई। तब से अमेरिका ने कहना शुरू कर दिया आतंकवाद बहुत बड़ा मुद्दा है, आतंकवाद बहुत बड़ा मुद्दा है, भारत के हम साथ हैं। क्यों भाई? भारत की बात पे कोई तवज्जो नहीं। उसके बाद आपने ये कहा वैश्विक सुरक्षा के लिए आतंकवाद बड़ा खतरा है। जब अपने पे बीती तब वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा, ये यहां समझना पड़ेगा। इसके फलस्वरूप आप देखेंगे धीरे धीरे भारत में जो आतंकवादी घटना है, अमेरिका ने उस बात को रखना शुरू किया, हाँ ये बड़ी घटना हो रही है और इस पर पाकिस्तान का दोष है, इस पर पाकिस्तान का दोष है। और आप देखें भारतीय विदेश नीति का ये प्रमुख मुद्दा है। जब भी हम बातचीत करते हैं तो हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद समाप्त होना चाहिए। भारत खुद आतंकवाद से पीड़ित देश है और भारत ने बहुत लंबा समय आतंकवाद को समाप्त करने में लगाया है, अपनी ऊर्जा भी लगाई, अपनी सेना भी लगाई, अपना पैसा भी लगाया है। तो ये बात यहां पर समझना होगा। क्या क्लियर हुआ इतनी बातें? अंतर्राष्ट्रीय संबंध कुछ आपको ये आ रहा समझ में कि ऐसे ही पढ़ते हैं? अच्छा, एक बात बताओ कि गुट निरपेक्षता क्या है? गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता क्या है? क्यों यह आंदोलन चला गुट निरपेक्ष? क्योंकि भारत शीत युद्ध में नहीं जाना चाहता था। भारत ने अपने को, अफ्रीका के देशों को, बहुत सारे जो देश जो विकासशील थे उनके लिए एक मॉडल रखा, कहा भाई हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, क्योंकि अगर शीत युद्ध में अगर कोई पक्ष हार गया तो हमारा क्या होगा? अगर अमेरिका जीत गया और सोवियत संघ हार गया तो हम कहां जाएंगे? तो हम एक काम करें, हम गुट निरपेक्ष रहेंगे। क्या रहेंगे? गुट निरपेक्ष रहेंगे। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? आत्मनिर्भर बनना है हमें। आत्मनिर्भरता के लिए गुट निरपेक्षता है। और क्या चाहिए हमें? अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए,
अगर दो देशों में संघर्ष हो गया, अगर कोई हारा, तो हमारा क्या अपराध है कि हमारी स्थिति खराब हो जाएगी? तो राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। इसके अलावा और क्या है? अपनी क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए, अपनी अखंडता को बनाए रखने के लिए, क्षेत्रीय अखंडता। अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए भारत ने गुट निरपेक्ष नीति को अपनाया। इसके लिए ये सारी चीजें, हम आत्मनिर्भर रहें, राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी रहे, क्षेत्रीय अखंडता रहे, संप्रभुता रहे, इसलिए। इसके अलावा रंग भेद की नीति पूरी दुनिया में थी। रंग भेद की नीति क्या होती है? गोरे काले का भेद। कुछ लोग कहेंगे अब तो ये है ही नहीं सर, अभी है कि नहीं? कोई बोल नहीं रहा। रंग भेद की नीति है कि नहीं दुनिया में? कोई बोल नहीं पा रहा। अमेरिका में रंग भेद के लिए आए दिन लोग मारे जाते हैं, काले लोगों को मारते हैं गोरे सिपाही, ब्लैक एंड व्हाइट, आए दिन लड़ाई होती है अमेरिका में। अफ्रीका में चले जाइए, साउथ अफ्रीका में चले जाइए, यही चल रहा है, व्हाइट एंड ब्लैक। ये रंग भेद बड़ा खतरनाक है, रंग को देखकर किसी को मार रहे हैं। काला व्यक्ति अलग ही चलेगा फिर धरती पे, जो गोरा व्यक्ति अलग चलेगा। ऐसे ही जो गोरे लोगों की मानसिकता हमने देख लिया कि तन गोरा और मन काला। आए थे गोरे लोग हमारे यहाँ 200 साल रह के गए हैं, अनुभव हमारा अच्छा है नहीं? अनुभव अच्छा कि नहीं? इतनी पिटाई खाते थे हम, आए दिन हंटर खाते थे, तो गोरे लोग मारे तब भी ठीक। यही है रंग भेद की। यहां पर आप ये भी चीज देखेंगे। इसके अलावा महाशक्तियों के प्रभाव से मुक्त रहना, इसलिए भी हम गुट निरपेक्षता में गए। महाशक्तियों के प्रभाव से मुक्त रहना, महाशक्तियों के प्रभाव से मुक्त रहना, महाशक्तियों के प्रभाव से मुक्त रहना। इसके अलावा और क्या है? किसी भी बहुपक्षीय सैन्य समझौते में शामिल न होना, किसी भी बहुपक्षीय सैन्य समझौते में शामिल न होना, शामिल नहीं होना। अभी आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में कई सैन्य समझौते होते हैं। एक उदाहरण है नाटो, वो सैन्य समझौता है। वो उस समय बना था जब सोवियत संघ था, उस समय वार्सा पैक्ट हुआ। लेकिन जब सोवियत संघ समाप्त हो गया तो उसको भी समाप्त होना चाहिए था, जो नाटो को भी, लेकिन नाटो समाप्त नहीं किया गया। नाटो में अभी 31 देश हैं। नाटो क्यों रखा गया है ये अपने आप में समझ से परे है। अमेरिका क्या चाहता आने वाले समय? ये 31 देशों की सेना नाटो के पास है। वो इसे ही बात है कि अगर तुम बोलोगे तो हमारे पास फोर्स है, फिर हम बताएंगे तुम्हें क्या होगा। एक्चुअल में कभी कभी शक्ति की हदस जो होती है उससे ही काम चल जाता है। लोगों को पता है कि अभी हो जाएगी लड़ाई। तो इलाहाबाद में हॉस्टलों में लड़ाई होती थी, 2-3 हॉस्टल बड़े बदनाम थे। जो पढ़ने वाले हॉस्टल थे वो हमेशा लड़ाई पिछड़ जाते थे, जो न पढ़ने वाले हॉस्टल थे हमेशा लड़ाई में आगे रहते थे। पढ़ने वाले 2 हॉस्टल थे, एएन झा, जीएन झा। जब भी लड़ाई हो तो वहां के लोग पिट के ही आते थे, लेकिन अधिकारी वहीं के लोग सबसे ज्यादा है। और जो लोग उस समय ऐसे हॉस्टल रखते थे जो हमेशा मारने में विश्वास रखते थे,
जो पिटाई करने में, तो आज के सब जो ठेकेदार बने हैं। आप समझिए बात को, शक्ति का खेल तो सब जगह है, समाज में, देश में, मित्रता में, जहां जिसकी जितनी सामर्थ्य ज्यादा उसकी उतनी पूछ ज्यादा। इसके हाथ में कुछ है ही नहीं, उसकी पूछ कहां से होगी? पूछ तो उसी की होगी जिसके हाथ में कुछ है ताकत, या तो पैसा हो, पैसा हो तो पूछ अपने आप हो जाएगी। कुछ ना इकट्ठा कर पाए तो पैसा इकट्ठा कर लें, और अगर कोई नहीं पूछ पा रहा है तो एक दो अच्छी व्यवस्थाओं को आप इकट्ठा कर लें, अपने आप लोग पूछना शुरू कर देंगे। बहुत बड़े आदमी हो गए लग रहा है, कुछ हो रहा होगा, आइडिया लगाना लोग शुरू करेंगे। तो उसी में आप हल्की सी बात ये कहते हैं अभी अमेरिका से वापस आ रहे हैं 2 दिन पहले। अच्छा, अमेरिका में फैक्ट्री लगाई लग रहा है। ये नियम है। शक्ति और सामर्थ्य, समृद्धि को दुनिया पूछती है। गरीबी कुछ नहीं है, उससे लोग दुनिया भागती है। कुछ नहीं है, चलो यहां से अपना ही कुछ लगाना पड़ जाएगा। तो इस बात को समझ लीजिए कि दुनिया में क्या चाहिए। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आई? तो गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य क्या है? अब आज समझिए कि जो गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता क्या है। अब प्रश्न आ सकता है आपके सामने ये कि वर्तमान में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता क्या है, या ऐसे प्रश्न आ जाए कि विश्व के जो बड़े मुद्दे हैं उस पर सभी देश एकजुट हो रहे हैं। एक प्रश्न लिखो, विश्व के बड़े मुद्दों पर जब सभी देश एकजुट हो रहे हैं, विश्व के बड़े मुद्दों पर जब सभी देश एकजुट हो रहे हैं, तो इस समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता रेलेवेंसी, प्रासंगिकता अपने आप में महत्वपूर्ण है। टिप्पणी करें, अपने आप में महत्वपूर्ण है। टिप्पणी करें। $250। क्या प्रश्न आपको समझ में आया? एक बार मैं समझा दूं प्रासंगिकता का मुद्दा, तब लिखोगे। क्वेश्चन नहीं लिख पाए? विश्व के बड़े मुद्दों पर जहां देश एकजुट हो रहे हैं और इसी समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता भी, अपने आप में महत्वपूर्ण हो रही है। टिप्पणी करें। महत्वपूर्ण है, टिप्पणी करें। थोड़ा सा इसका जो बैकग्राउंड समझ लीजिए। 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ, 1961। वर्तमान में इसमें 120 से ज्यादा देश हैं, लगभग 120 देश हैं जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ये जो गुटनिरपेक्षता है इसमें 120 से अधिक देश। इन सदस्य देशों की जो कुल जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का 55% से अधिक है। आंकड़े सुनते जाओ, विश्व की कुल जनसंख्या का 55% से अधिक है इनकी आबादी जो है, मतलब 50% से ज्यादा आबादी को लेकर बैठे हैं गुटनिरपेक्ष देश। ठीक, इस आंदोलन का जब जन्म हुआ था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, उस समय दुनिया में कोल्ड वॉर चल रहा था, जिसके कारण गुटनिरपेक्ष जो देश थे उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वतंत्रता, संप्रभुता, अखंडता जैसे मुद्दे सुनिश्चित किए थे। ठीक है, आज जब दुनिया से शीत युद्ध का समापन हो चुका है, तो क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन अभी बहुपक्षीय संबंधों पर, जहां कई पक्ष बैठते हों, बहुपक्षीय संबंधों में संपर्क को स्थापित करने, विश्व में शांति को स्थापित करने, विकासशील राष्ट्रों को जोड़ने,
के रूप में काम कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है ना, क्योंकि विकासशील देश थे। क्या आज जो विकासशील और विकसित देशों की खाई कम हो गई है और बढ़ गई है? तो जहां दुनिया की समस्याओं के लिए वैश्विक मंचों की तलाश हो रही है, कुछ मंच बनाए जा रहे हैं, जैसे ब्रिक्स अभी आपने बनाया, इप्सा आपने बनाया, तो क्या जो पुराना मंच है उससे क्या दुनिया की समस्या का समाधान नहीं निकल सकता? क्या निकल सकता है ना? ये बात यहां जब आपसे प्रासंगिकता पूछी जाएगी तो ये बात रखनी पड़ेगी। और क्या है, वर्तमान समय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता अपने आप में महत्वपूर्ण है। और अगर आप देखें तो कुछ ऐसे सम्मेलन हुए हैं, 2016 में एक सम्मेलन हुआ जो वेनेजुएला में, इसका वहां भारत नहीं पहुंचा था। तो कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि भारत जो इसका संस्थापक सदस्य है, अगर वही इसके आंदोलन में नहीं पहुंचेगा, इसके मीटिंग में, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि भारत क्या इससे अब अलग हट रहा है, कि भारत की जो प्राथमिकताएं अलग हो चुकी हैं? तो यहां ये बात नहीं है। यहां ये कहना पड़ेगा कि आज के समय में पूरी दुनिया में जो सामरिक जो स्थितियां बदल रही हैं, सामरिक स्वायत्तता के लिए, जो स्वतंत्रता के लिए गुटनिरपेक्षता एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीति है जो वर्तमान में आवश्यक है। आज जहां पूरी दुनिया में फिर से गुटबाजी हो रही है, उस गुटबाजी से बचने के लिए नैम अपने आप में प्रासंगिक है। भारत सरकार इस नीति का कोई त्याग नहीं की है, ना भारत सरकार ने कहीं घोषित रूप से कहा है कि हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये भारत के आदर्शों का रिप्रेजेंटेशन है। भारत के जो आदर्श हैं वो गुटनिरपेक्षता में दिखते हैं। विश्व के बड़े मुद्दों पर देश एकजुट हो रहे हैं, इसके लिए नैम की प्रासंगिकता भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये आखिरी लाइन जाएगी। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है सबको? है क्लियर? नहीं क्लियर? थोड़ा बहुत क्लियर है? जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में इसका बैकग्राउंड क्या है? यही बैकग्राउंड है ना कि जब दुनिया में कोल्ड वॉर चल रहा तो उस समय आया। अब ये आपके सामने प्रश्न है, क्या आज दुनिया को गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जरूरत है? हाँ जरूरत है। ये संकट बने हुए दुनिया में, और ये विकासशील देशों का एक जो बड़ा संगठन है, इसमें 55% से ज्यादा आबादी इसमें रह रही है, और यहां पर ऐसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों के आधार पर हम दुनिया के सामने उन समस्याओं का समाधान रख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को लिख के लाना। आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं आगे।